अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। क्या हो अगर आपकी ज़मीनों पर कुछ लोग आकर एक लाइन खींचें, लाइन की एक तरफ अच्छी जगह पर खुद रहें और लाइन के दूसरी तरफ सबसे बुरी जगह पर आपको रहने के लिए फोर्स करें, आपको अपनी ही जगह पर नौकरों की तरह रहना पड़ जाए। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में है, जो दो एरियाज़ को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। इसके एक तरफ ब्लैक लोग रहते हैं और दूसरी तरफ वाइट लोग रहते हैं, और ये दोनों जगहें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। जहाँ वाइट लोगों के एरिया में बड़ी बड़ी सड़कें हैं, खूबसूरत पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं और खूबसूरत लोकेशन है और रोज़ यूज़ होने वाली किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जबकि उससे सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर इस लाइन की दूसरी तरफ जहाँ पर ब्लैक लोग रहते हैं वो इंतहाई कंजेस्टेड एरिया है। ना यहाँ पर बिजली का अच्छा निज़ाम है, ना यहाँ पर पानी वक्त पर मिलता है और ना ही यहाँ पर सेवरेज का कोई अच्छा निज़ाम है। और यहाँ पर कानून के मुताबिक ब्लैक लोग वाइट लोग के एरिया में घर भी नहीं खरीद सकते। सिर्फ स्किन कलर की बुनियाद पर पूरे केप टाउन सिटी में आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। मगर साउथ अफ्रीका में ऐसा माहौल आखिर है क्यों? बात है 1750 की, जब ब्रिटिशर्स इस इलाके में सबसे पहले आते हैं और इसको नाम देते हैं केप कॉलोनी का। अब क्योंकि ये वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था तो ब्रिटिशर्स को सस्ती लेबर की ज़रूरत थी, तो बस इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को गुलामी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सकें। लेकिन फिर 1869 में ब्रिटिशर्स को यहाँ पर और भी फ़ायदा नज़र आना शुरू हो गया, जब कैम्बरली के इलाके में डायमंड दरियाफ्त हुआ। फिर उसके कुछ सालों बाद 1885 में एक इलाके से गोल्ड भी दरियाफ्त हो गया। यानी कि अब ब्रिटिश वालों के लिए साउथ अफ्रीका एक बहुत ही ज़रूरी जगह बन चुकी थी। अब जैसा कि ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में करते थे, यहाँ से भी उन्हें ख़जाना लूट कर इंग्लैंड लेकर जाना था। तो बस फिर ब्लैक लोगों के इलाके में ही ब्लैक लोगों का ख़जाना निकालने के लिए ब्लैक लोगों को ही चीप लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर सवाल इतने बड़े ख़जाने का था, इसलिए पूरे मुल्क में रेल लाइंस बिछाई गईं ताकि आसानी से ये ख़जाना केप टाउन से इंग्लैंड जा सके। और यही वजह थी कि केप टाउन उस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। स्किन कलर की बेस पर अलग अलग कानून सबसे पहले 1913 में शुरू हुआ, जिनमें पहला था द लैंड एक्ट ऑफ 1913, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी आबादी यानी कि ब्लैक लोग जो कि 70% थे, उन्हें सिर्फ 8% का एरिया दिया गया रहने के लिए, जिसमें से ज़्यादातर बैकवर्ड, पसमानदा और बंजर इलाके थे। और ब्लैक लोग इन इलाकों के अलावा कहीं पर भी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। बस जो ज़मीन इन्हें दे दी गई वहाँ पर इन्हें खेती करना इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन दूसरा ऑप्शन ब्लैक लोगों के लिए था कि अगर वो शहरों में रहना चाहते हैं तो उन्हें वाइट लोगों के अंडर रहकर काम करना होगा, मगर फिर भी उन्हें शहर के अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनके लिए शहर से थोड़ा सा बाहर एक अलग से जगह बनाई गई जिसे टाउनशिप कहा जाता था। और इसी कानून के तहत डिसाइड हुआ कि उनके रहने की जगह की शेप और लोकेशन कैसी होगी। उसके बाद एक कानून सामने आता है, ग्रुप एरिया एक्ट 1950। यही वो कानून था जिसकी वजह से रेसिज्म को मद्देनजर रखते हुए पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, वो भी सिर्फ स्किन कलर की बेस पे, यानी कि ब्लैक लोग, वाइट लोग और ब्लैक और वाइट का मिक्सर। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस शहर को 3 डिफरेंट लोकेशन में डिवाइड कर दिया गया। वाइट लोगों को शहर के अंदर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला एरिया दे दिया गया, और वो भी टोटल एरिया का 86% लैंड, जो कि सिर्फ 17% वाइट पीपल्स के लिए था। और इस शहर के बाहर ब्लैक लोगों को मिलिट्री बेस के करीब के एरियाज दे दिए गए ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। इन एरियाज के अलावा ब्लैक लोग कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, यहाँ तक कि इनके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इसी तरह की रोज़मर्रा की चीज़ों की इंतहाई कमी भी थी। और इन्हीं एरियाज के दरमियान 100 से 250 मीटर की खाली जगह छोड़ी गई, जो कि इन एरियाज को डिवाइड करने के लिए छोड़ी गई थी। खासकर केप टाउन और नमीबिया के इलाकों में, जिन्हें स्किन कलर की बेस पर डिज़ाइन किया गया, यानी कि किसी की जिल्द का कलर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कहाँ रहता होगा। ब्लैक पीपल्स केप टाउन के एक इलाके में बहुत बड़ी तादाद में रहते थे, मगर 1966 में वहाँ की हुकूमत ने अचानक वो एरिया भी वाइट लोगों को दे दिया, और इसी वजह से 65,000 ब्लैक पीपल्स के घर तोड़ दिए गए थे। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ख़त्म होने के बाद ये सारी पावर डच लोगों को मिल गई, मगर उन्होंने भी ब्लैक लोगों को ब्रिटिशर्स की तरह ही ट्रीट किया, और ब्लैक लोग अपने ही मुल्क में गुलामों की तरह रहने पर मजबूर हो चुके थे। यहाँ तक कि अपने ही मुल्क में ब्लैक लोगों को एक पासबुक अपने साथ लेके जानी पड़ती थी, जिसमें लिखा हो सकता था कि ये कहाँ रह सकते हैं और कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि कानून ही कुछ इस तरह से बनाया जाता था कि ब्लैक लोग तरक्की कर ही ना सकें और बस वाइट पीपल्स के लिए गुलामों की तरह सारी ज़िंदगी गुजारते रहें। तमाम अच्छी जॉब्स सिर्फ वाइट लोगों को ही मिलती थी और ब्लैक लोगों को
उनके अंडर रहकर जॉब करने की फैसिलिटी दी गई थी और ब्लैक लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही बनाया गया था कि वो गुलामी से निकल ही ना सकें। यहाँ तक कि ब्लैक लोगों को अपने ही मुल्क में सिटीजन ही नहीं माना जाता था। ना वो वोट दे सकते थे और ना ही किसी वाइट से शादी कर सकते थे, जिसके असरात आप आज भी देख सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का 70% लैंड वाइट लोगों के पास ही है, जबकि वाइट लोगों की पॉपुलेशन 9.5% के अराउंड अबाउट है। आज भी साउथ अफ्रीका में आपको ज़्यादातर अमीर लोग वाइट ही दिखेंगे और ज़्यादातर गरीब पॉपुलेशन ब्लैक ही नज़र आएगी। आज भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग 40% जॉबलेस हैं, जबकि वाइट लोग 8% से भी कम हैं जो कि जॉबलेस हैं। 1994 में नेल्सन मैंडेला की वजह से ब्लैक लोगों को आज़ादी मिल सकी और इन कानूनों को ख़त्म किया गया, जिसके लिए मैंडेला को 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। मगर आज भी साउथ अफ्रीका के बहुत से शहरों में यही सिस्टम चल रहा है। आज भी आपको कुछ मीटर के फासले पर आमने सामने दो ऐसे एरिया मिल जाएंगे जिनका लिविंग स्टैंडर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। आज भी साउथ अफ्रीका के इलाकों में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पर सिर्फ वाइट लोग ही रहते हैं और वहां पर ब्लैक लोग कोई घर या जमीन नहीं खरीद सकते, जैसा कि ओरेनिया टाउन, जहां पर ब्लैक लोग इंटर भी नहीं हो सकते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।